अब उनको लगता है यार कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, तो आना तो पड़ेगा। और मेरा नए दोस्तों से एक ही रिक्वेस्ट है, आ ही गए हो तो नंबर लगवा लेना। आज लगवाओगे वहां लगेगा, कल लगवाओगे फिर नीचे लगता है, फिर लगवाओगे और नीचे लगता है, 1 साल बाद लगवाओगे उस नंबर का पता ही नहीं चलता वो कहाँ लगता है। और उस समय दर्द बहुत देता है ये नंबर। क्या दर्द होता है, काश ये वाला नंबर ऊपर होता, वहां होता। आना तो पड़ेगा। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, अभी राजेश जी बात कर रहे थे, जहां भी पैसा चाहिए काम करना पड़ता है। आप जॉब करो, व्यापार करो, दुकान करो, कब तक चाहिए पैसा? पूरी जिंदगी भर चाहिए। पूरी जिंदगी चाहिए। मैं कहता हूं जिंदगी के बाद भी चाहिए, ये आपको पता नहीं अभी। और ये एहसास मेरे को आज के लगभग 10 साल पहले हुआ। राजेश जी, मैं वाराणसी गया एक मीटिंग करने, तो मेरे को बाद में कहा गया कि सर इतनी दूर से आए हो, यहाँ का बड़ा महत्व है, ज्योतिर्लिंग है, गंगा जी है, दर्शन कर लो। तो मैं वह दर्शन करने गया, मैं नहाया गंगा जी में। तो वहाँ क्या है, बहुत सारी शव यात्राएं आती हैं, तो 50, 100, 200, 400, 500 किलोमीटर से। तो वहाँ लोगों की ये श्रद्धा रहती है कि अगर इस घाट पे इनका अंतिम संस्कार होगा तो जगह अच्छी मिलती है, ऐसा लोगों का मानना है। तो वहाँ तो वेटिंग में। तो मैंने लोगों को कहा कि भाई इतनी लंबी लाइन क्यों? बोले सर यहाँ का महत्व है। मैंने कहा किसी आदमी को अगर जल्दी जाना होगा तो क्या करेगा? बोले सर फिर VIP है, 5000 का रसीद कटाए तो उसकी सब यात्रा का पहले संस्कार हो जाएगा। मैंने कहा मान लो कोई गरीब आदमी है, वो क्या करेगा? बोले सर कितना भी गरीब हो 251 का रसीद तो कटवाना ही पड़ता है। उस दिन मेरे को समझ में आया कि लास्ट में भी 251 चाहिए, जिंदगी के साथ नहीं, बाद में भी चाहिए। और ध्यान से सुनना, ये शरीर की एक ताकत है, जितनी एनर्जी इसमें आज है ये 20 साल बाद नहीं रहेगी, और 20 साल बाद पैसा चाहिए। और इस कॉन्सेप्ट की ये ताकत है, ये कॉन्सेप्ट बोलता है अगर इसको सीरियस, लगातार ईमानदारी के साथ सच बोलकर 5 साल कर लिया जाए तो फिर लाइफ में कभी काम नहीं करना पड़ता। तो आप 5 ईयर काम करना चाहते हैं या पूरी लाइफ? 5 साल। ये शरीर कर भी नहीं पाएगा पूरी लाइफ। ये पता है, अगर इसको गहराई से समझो ना, ये पार्ट्स है। आप देखो आज के 20 साल पहले आपके शरीर में जो एनर्जी थी वो आज नहीं है, घिसता है ये। जैसे आप, मैं थोड़ा क्लियर करता हूं पिक्चर, आप बाइक खरीद के लाओ, नई बाइक, सिंगल हैंड चलाओ अकेले, कोई ब्रेकर मत कुदाओ, कोई गड्ढा मत कुदाओ, 50-60 की स्पीड पे चलो, वो बाइक लॉन्ग टाइम चलेगी। आप आज नई बाइक लाओ, 3 लदो, 90-100 पे चलो, हर ब्रेकर कुदा दो, हर गड्ढा कुदा दो, वो बाइक ज्यादा दिन नहीं चलेगी। कुछ दिन बाद पता क्या होता है, वो बाइक धुआं देना शुरू करती है। जब आप मैकेनिक के पास जाते हो तो मैकेनिक पता है क्या बोलता है, इसका इंजन बैठ गया। क्यों? ओवरलोड चली है। यस सर। क्या करें? बंधवा लो इंजन। तो ध्यान से सुनना, बाइक में ऑप्शन है वापस इंजन बंध सकता है, अपना नहीं है। बाइक में ऑप्शन है वापस इंजन बन सकता है। इस शरीर में उसने कोई ऑप्शन डाला ही नहीं, ये तो लास्ट में धुआं ही देता है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं। और इसीलिए मैं कहता हूं जितने भी आज आप वर्क कर रहे हो वो हार्ड वर्क है। इसीलिए आप देखो आज 50 साल का आदमी 70 जैसा दिखता है भारत में, 40 साल का 60 जैसा दिखता है। ये स्मार्ट वर्क है। इसीलिए बहुत सारे लोग मेरी एज को जज नहीं कर पाते। और शायद आज जैसा सरोज ने कहा, मैं खेती में होता या मैं किसी व्यापार में होता या मैं जॉब में होता तो मैं 50 साल का आज ऐसा नहीं दिखता। मैं 17 साल से इसमें हूं, इसलिए 50 का भी आज ऐसा दिखता हूं। तो करना चाहिए। ये 19 है,
यस 5 साल बाद क्या आएगा? 24। पहले तो अच्छा आएगा या नहीं आएगा, पहले तो ये फाइनल होना चाहिए। आएगा जाला वालों, हाँ, क्योंकि करना तभी चाहिए, आए तब, क्योंकि बीच में अफवाह आ गई थी 12 के बाद दुनिया खत्म हो रही है, पता है आपको? तो कुछ लोगों ने काम बंद कर दिया, बोले दुनिया ही खत्म हो रही है, मेहनत मत करो, रेस्ट करो, करते रहे, जो इकट्ठा पैसा कमाया वो भी खा लिया। अब वो टीवी के सामने लोगों से पूछते हैं वो न्यूज अब कब आएगा? तो आपको ये तो कंफर्म है 24 आएगा। अब अगली लाइन ध्यान से सुनना, आप इस कॉन्सेप्ट के साथ रहे तो भी 24 आएगा, आप इस कॉन्सेप्ट के साथ नहीं रहे तो भी 24 आएगा। 24 तो आएगा, नहीं रहे तो जिस चेयर पर बैठे हो वो चेयर आपकी रहेगी, इसके साथ रहे तो फिर वो चेयर नहीं, ये स्टेज आपका होगा। यहां से इस कॉन्सेप्ट का जन्म होता है, जिसको बोलते हैं हम DSM। भारत में इसके अलग अलग नाम है, लेकिन आउट ऑफ इंडिया इसको खाली DSM का ही नाम दिया गया। यहाँ तो बहुत कुछ बोलते हैं, नेटवर्क, चेन सिस्टम, मल्टी लेवल मार्केटिंग, झोड़ा झाड़ी, बहुत सारे नाम है यहाँ, है ना। तो अब प्रश्न ये आता है कि इसको क्यों करना चाहिए। अभी राजेश जी ने एक बात कही, बड़ा अच्छा लगा मेरे को। पहली बात, चाहत होनी चाहिए आपको कि मेरे को लाइफ में कुछ करना है। यस सर, चाहत अंदर से होनी चाहिए, है। यस सर। अभी राजेश जी ने एक बार मैं सुन रहा था, अभी हाथ खड़े करवा रहे थे, वो कह रहे देखो ऊपर वाला देखता है। और आपको पता है एक स्टेट में कई लैंग्वेज होती है, पूरे भारत में यस 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 सैकड़ों हैं, पूरी दुनिया में हजारों हैं, सब उसके याद को ही रहती है किसको क्या क्या जवाब दे। वो तो एक ही बात कहता है, जो आप कह रहे हो तथास्तु। क्या बोलता है? तथास्तु। चाहिए, आपने हाथ खड़ा किया, तथास्तु। चाहिए, नहीं किया, तथास्तु। फिर कितनी भी मेहनत कर लेना फिर नहीं मिलेगा। वो तो कह रहा जब मांग रहे थे तूने तो हाथ ही नहीं खड़ा किया। तो कितने लोगों की चाहत है कि लाइफ में कुछ, देखो डर कितना खतरनाक होता है। होना चाहिए, क्योंकि हमारे भारत में कहावत बन गई। मैं कई बार जब सोचता हूँ ये दुनिया है, ये 19 है, ये 47 नहीं है, दुनिया बदल चुकी है। आपको इस चीज को समझना पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ पुराने जमाने से एक बात चली आ रही है, उसी लाइफ को हम जी रहे हैं। थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है। यस मैं भी भूखा ना रहूं, कोई भूखा ना जाए, कोई भूखा ना जाए। तो फिर उसके लिए ये सिस्टम नहीं है, ये कॉन्सेप्ट बदल गया है। इसीलिए भारत में पहले कहावत थी, पैर उतने फैलाओ जितनी चादर हो। लेकिन ये कॉन्सेप्ट बोलता है पैर कितने भी फैला दो, उससे बड़ी चादर हम देने की ताकत रखते हैं। तो है इच्छा, लाइफ में कुछ करना चाहिए। हाँ, क्योंकि अगर आप पुराने कॉन्सेप्ट में जियोगे तो मैं उसको थोड़ा सा क्लियर करूं। होता क्या है, एक बार फोर्ड के मालिक अमेरिका गए, तो कोई डील था उनका किसी बिजनेसमैन से। तो हम एक वेलकम में किसी को पुष्प वगैरह देते हैं, तो उनको सोचा कि डील बड़ा था तो वेलकम करना चाहिए उस बिजनेसमैन का। तो उन्होंने होटल वालों से पूछा भाई कुछ फूल वगैरह अरेंज हो सकता है। होटल वाले बोले सर हमारे पास नहीं है, मिलता तो है देख लो। तो वो 7th फ्लोर पे थे ऊपर। तो उन्होंने जब झांक के देखा रोड के ऊपर, तो उन्होंने देखा एक टोकरी में कुछ फूल रखे थे और उसके पास में एक आदमी सो रहा था। तो उनको लगा यार शायद ये फूल इसके नहीं है, पास में कोई सो गया, चलो नीचे उतर के इसी से पूछते हैं कि इसका मालिक कौन है, फिर हम कुछ फूल खरीद कर ले आएंगे। जब वो नीचे उतरे तो उन्होंने उसको उठाया, भाई ये फूल वाला कहाँ गया? उन्होंने कहा मैं ही हूँ। बोले तुम फूल के मालिक हो? हाँ। सो क्यों रहे हो? बोले बस सो रहा हूं। अरे बोले तुम्हें जगना चाहिए, वो तो मैंने देख लिया तो मैं तुम्हारे पास आ गया, तुम्हें तो जगना चाहिए, आवाज लगानी चाहिए, फूल ले जाओ। बोले फिर क्या होगा? बोले फूल ज्यादा बिकेंगे। बोले फिर क्या होगा? बोले ज्यादा पैसे कमाओगे। बोले फिर क्या होगा? बोले फिर और बड़ा दुकान लगाओगे। बोले फिर क्या होगा? बोले और ज्यादा पैसे आएंगे। बोले फिर क्या होगा? बोले फिर तुम्हारा अमेरिका में एक बहुत बड़ा शॉप होगा।
बोले फिर क्या होगा? बोले फिर बहुत लोग फूल खरीदने आएंगे। बोले फिर क्या होगा? बोले तुम बहुत अमीर आदमी बन जाओगे। बोले फिर क्या होगा? बोले फिर आराम करना। बोले यही कर रहा हूं, डिस्टर्ब मत करो। तो आप भी सोचो, इतना पैसा कमा के जब आराम ही करना है तो फिर इस काम को क्यों किया जाए? वो तो चल ही रहा है ना, घर जाके आराम ही करना है। तो चाहत है बड़ी, ये कॉन्सेप्ट काम करेगा। अब प्रश्न आता है क्यों हमें करना चाहिए? पैसा कमाने के कई ऑप्शन हैं, लेकिन भारत में अभी तक दो हैं। फर्स्ट जॉब, सेकंड बिजनेस। कल हम मोहन जी के साथ जब नासिक से आ रहे थे, ट्रेन में थे, अभी जैसा सरोज ने कहा, जब उन्होंने कहा कि मैं जॉब में हूं, और कल उनके सिस्टर, उनके फ्रेंड वगैरह जब काफ़ी लोग हमें मिलने आए, स्टेशन लेने आए जब रात को, तो तब वो जिक्र कर रहे थे कि उनके दीदी ने, पता नहीं मेरे को तो याद ही नहीं रहा, मैंने तो उन डिग्रियों का कभी नाम नहीं सुना क्योंकि मैं वहां तक पहुंचा ही नहीं। मैं 10th नहीं कर पाया कंप्लीट, और 10th में भी एक बार फेल नहीं हुआ। बताने में भी कभी बार ऐसा लगता है नहीं बताना चाहिए, क्योंकि अच्छा काम नहीं है। उस समय पिताजी का बहुत पैसा खर्च हो गया। और 10th नहीं राजेश जी, मैं 10th तक भी कोई क्लास एक बार में पार नहीं की। मेरा ऐसा मानना था जिस चीज में ज्यादा दिन रहो आदमी मजबूत होता है। अब वो सोच थी, लेकिन वो अब एहसास होता है ऐसा नहीं करना चाहिए था। पिताजी का बहुत पैसा खर्च हो गया। जब वो 10th आया तो बोर्ड का परीक्षा था। अब तो पता नहीं मेरे को बोर्ड का होता है, उस समय बोर्ड का हुआ करता, बड़ा कठिन था। दिया है बोर्ड का परीक्षा? कठिन होता है। पता है वो कठिन जो होता है, उसमें पेपर आउट नहीं होता, इसलिए वो थोड़ा कठिन रहता है। तो हमें बताया गया कि भाई ये 10th का है, बड़ा मेहनत करना पड़ेगा। तो हमने कहा भाई इसमें तो मजबूती ज्यादा चाहिए। तो हम 4 साल रुके। 5वें साल स्कूल ने मना कर दिया, बोले अब आप घर रहो, अब आपकी हमें जरूरत नहीं है। मैं थैंक्स देता हूँ एमपी गवर्नमेंट को कि उसने 10वीं फेल वालों का भी ध्यान रखा, जो जॉब दे दिया। हमारे यूपी गवर्नमेंट तो वो मार्कशीट 10वीं फेल की देख के फेंक देती है कि बोले जगह ही नहीं है। तो एजुकेशन ज़्यादा नहीं हो पाई। लेकिन मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि मेरी सफलता में ये बहुत बड़ा रोल रहा। आज मेरे को गर्व होता है इस सिस्टम पर, मेरे पर नहीं। जो सरकार मेरे को 17 साल पहले 2075 रुपए सैलरी दिया करती थी, आज उस सरकार को मैं पर डे इतना टैक्स भरता हूँ। पर डे मैं लगभग महीने का 70 से 80 हजार टैक्स महीने का भरता हूँ इस सरकार को, भारत की। सिर्फ इस बिजनेस की देन है। बहुत लोग मेरे से एक प्रश्न पूछते हैं कई बार, राजेश जी, कि सर सब चीज पे आपके बिलीव है लेकिन 10वीं फेल हो ये विश्वास नहीं होता। मेरे को एक प्रोफेसर बेंगलोर में मिले लगभग 7-8 साल पहले, तो उन्होंने मेरे को कहा मैं आपकी हर बात पे विश्वास कर सकता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं मान सकता आप 10वीं फेल होकर इतना भारत में लोगों से कैसे बात करते हो, हर प्रश्न का उत्तर दे देते हो। तो जैसा सरोज ने कहा कि हमारी एजुकेशन इसी में हुई, बोलना हम इसी में सीखे, समझ इसी में आई। आप जैसे अच्छे पढ़े लिखे लोगों से मिले तो थोड़ा इंग्लिश बोलना आया, किसी से पूछा मोबाइल कैसे चलता है चलाना सीखा, लैपटॉप चलाना सीखा, कंप्यूटर चलाना सीखा। एजुकेशन सारा यही हुआ। लेकिन वो कहते थे फिर भी डाउट है। तो मैंने उनको कहा देखो अगर आपको डाउट है तो मैं रतलाम जाने के बाद 4 साल की मार्कशीट की फोटोकॉपी आपको भेज दूंगा, और आपके अगर कहीं काम आ सकती है तो मैं ओरिजिनल भी भेज सकता हूं। लेकिन ये बात मैं इसलिए गर्व से कहता हूं कि इस सिस्टम में मेरी कामयाबी का सबसे बड़ा श्रेय मेरी एजुकेशन को जाता है कि मैं ज्यादा नहीं पढ़ा इसलिए मैं इस जगह। क्योंकि अगर मैं ज्यादा पढ़ लिख लेता तो मैं कहीं ऑफिसर होता, और शायद मेरे अंदर भी ईगो होता, मैं इस तरह की मीटिंग में बुलाने से भी नहीं आता। क्योंकि पढ़े लिखे व्यक्ति को, और मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, पढ़े लिखे व्यक्ति को ईगो बहुत होता है। अगर आपको जिंदगी में अमीर बनना है, इस ईगो को साइड में रखना, क्योंकि गलती आपकी नहीं है, गलती है आपकी डिग्रियों की।
जब आपसे कोई बात करता है तो वो डिग्रियां सामने आ जाती है। यहाँ टीचिंग में है कुछ लोग, हाथ खड़ा करें प्लीज। और एक काफी लोग हैं, मैम भी है। मैम, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, बैठे बैठे बताएं। आपके पास कोई 5 साल का बच्चा आकर ये कहे मैम आपको कुछ मैं सिखाऊं, तो आप क्या कहेंगे? नहीं, ईमानदारी से बताओ, आरसीएम की भाषा में नहीं। नहीं, वो प्रश्न नहीं, वो तो ये कहे मैम आपको मैं सिखाऊं कुछ, एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना आप। पता क्या कहेंगे? बेटा तेरी मम्मी से मिल, उनको पढ़ाया मैंने। गलती आपकी नहीं है, क्योंकि आपके पास वो डिग्रियां हैं। वो 5 साल का बच्चा आपको क्या सिखाएगा? यही हमारे भारत का माइनस पॉइंट है। और इसीलिए सिस्टम में कहा जाता है कि जितना सीखो उतना कम है। मैं इसका थोड़ा सा क्लियर करता हूं, और मैं बोलता हूं अपनी मीटिंगों में बोलता हूं, अगर आप सीखना चाहो तो एक 5 साल का बच्चा भी आपको ज्ञान दे सकता है। शर्त यह है आपकी सीखने की इच्छा होनी चाहिए। डाउट है? थोड़ा क्लियर करूं मैं पिक्चर। पहली बार जब साइंटिस्ट चांद पर पहुंचे, 3-4 साइंटिस्ट थे, तो नीचे बड़ा उत्साह था लोगों में, फर्स्ट टाइम जा रहे हैं। तो नीचे वाले वैज्ञानिकों ने उनको कहा भाई सब लिख कर लाना क्या क्या है चांद पर, क्योंकि सब कुछ तो याद रहेगा नहीं। तो उन्होंने कहा हाँ सब लिख कर लाएंगे। कुछ दिन बाद जब वो चारों नीचे आए तो सब उत्साह में वेलकम में खड़े थे। तो कुछ ने पूछा भाई क्या क्या है, लिख कर लाए? उन्होंने कहा लिख कर लाए ये तो छोड़ दो, वहां पेन ही नहीं चलता। वायु दाब की कमी के कारण जैसे ही पेन चलाओ स्याही ऊपर खिसक जाती है। तुम ये तो छोड़ दो कि क्या क्या है, पहले तो ऐसे पेन का आविष्कार करो जो चांद पर चले। Yes. सबने दिमाग लगाया, पढ़े लिखे थे, पेन नहीं बना। 1 महीना निकल गया। तो वहां का जो सबसे बड़ा वैज्ञानिक था, उसकी वैल्यू का सवाल था। उसने कहा तुमसे नहीं बना, अब मैं बनाऊंगा। 15 दिन लगातार लैब के अंदर रहा, घर नहीं गया वो। उसने भी बहुत कोशिश की, पेन नहीं बना। कौन सा पेन? जिसके ऊपर वायु दाब का सिद्धांत काम ना करे, जिसकी स्याही ऊपर के हिस्से में ना खिसके। 15 दिन बाद वो भी निराश होकर जब घर गया तो उसका 5 साल का बेटा था। तो हम देखते ना 8-10 दिन में घर जाओ तो बेटा भाग के आके लिपट जाता है पापा के पैरों में। पापा को उसने 15 दिन बाद देखा, बड़ा भागा भागा आया, अरे पापा। तो उनको तो टेंशन था, पेन नहीं बना, वैल्यू का सवाल था। तो उनको गुस्सा आ गया, उन्होंने उसको दूर भगा दिया। अरे यार बेटा तुम बार बार परेशान मत करो। उसको लगा पापा कभी ऐसा करते नहीं, आज इनको क्या हो गया। तो उसने पूछा